बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने बहुत एक बेसिक सी डिस्कशन की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एग्ज़ाम में अच्छा हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम के सेक्शंस थे 2, उनके ऊपर डिस्कशन की और एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशन गैप के ऊपर ली। तो वहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि आज हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मैं कोशिश किया करूँगा कि हमेशा हम अपने क्लास के आगाज़ में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई कर दिया करेंगे कि ये हैं वो चीज़ें जो आज हम सीखने जा रहे हैं। नंबर 1, बहुत माइनर सी डिस्कशन, बहुत माइनर सी माइन्यूट सी डिस्कशन हम करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में। ठीक है, बिजनेसेस की टाइप्स क्या हैं, बहुत सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। फिर हम एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर डायरेक्टली आएंगे, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसका बेसिक जो इसेंस है या क्रक्स है वो कल हम समझा चुका हूँ बातों बातों में, लेकिन आज उसको वर्ड्स के साथ उसको क्लैरिफाई कर दूंगा डेफिनेशन के वर्ड्स के साथ। तीसरी चीज़ है जी हमारे पास, फिर हम उसी डेफिनेशन में से एलिमेंट्स सर्च आउट करेंगे, फिर उन पे बात करेंगे। और देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा अश्योरेंस के एंगेजमेंट लेवल के अश्योरेंस एंगेजमेंट के लेवल्स। अगर आपको याद हो कल वाली बात, तो मैंने कल एक्सपेक्टेशन गैप को जब क्लियर कर रहा था तो उसी दौरान मैंने एक बात की थी कि ऑडिट एंगेजमेंट भी होती है और एक रिव्यू एंगेजमेंट भी होती है। तो बेटे लेवल ऑफ स्कोप ऑफ एंगेजमेंट डिफरेंट है, आपका स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट है, सो लेवल ऑफ एंगेजमेंट भी डिफरेंट होगी। सो डेफिनेटली हम फिर लेवल ऑफ एंगेजमेंट पे आज बात करेंगे कि एश्योरेंस के अंदर कौन कौन सा लेवल मौजूद है, तो उसके ऊपर बात हो रही होगी। ठीक है, तो कल अनइंटेंशनली मैंने आपके साथ 2 एंगेजमेंट्स की बात की थी, एक ऑडिट एंगेजमेंट की और एक रिव्यू एंगेजमेंट की। देन हम बात करेंगे कि अच्छा ऑडिटर ऑडिट करने तो जाता है, बट कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो छुपी हुई हैं, इनहेरेंट हैं, पोशीदा हैं, एम्बेडेड हैं उस ऑडिट के अंदर, ना चाहते हुए भी ऑडिटर को वो फेस करनी पड़ेंगी। तो इनहेरेंट लिमिटेशन के ऊपर बात करेंगे। और आखिर में जो आज हमारा कंक्लूडिंग टॉपिक होगा दैट वुड बी, अगर इंशाल्लाह हम यहां तक पहुंचते हैं डिस्कशन करते करते, तो इंटरनल कंट्रोल, आईसी मींस इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर बात करेंगे। आईसी का मतलब है इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह आज अपने इख्तिताम के ऊपर, टॉपिक के इख्तिताम के ऊपर। ठीक है जी, चलो सो स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने कहा था कि हम लोग जरा हल्का सा बिजनेस की एक स्टडी करेंगे कि बिजनेस क्या होता है जी। तो एक माइंड मैप पकड़ते हैं और माइंड मैप के अंदर डायरेक्टली आते हैं इस टाइप्स ऑफ बिजनेस के स्केच के ऊपर। बेटे अगर आपको ये क्लियरली विजिबल है अगर टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो 3 मेन टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, या बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। The first one is sole proprietor, the second is partnership, and the third one is company. अच्छा, तीनों के अपने फीचर्स हैं। वंस अगेन अगर मैं ये कहूँ कि कौन सा मॉडल अच्छा है या कौन सा मॉडल बुरा है, अगर बिजनेस करना हो तो किस मॉडल के थ्रू करना चाहिए, क्या मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए, मुझे कंपनी खोलनी चाहिए, या मुझे सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस करना चाहिए, तो एक बार याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस मॉडल जो है वो अच्छा या बुरा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन आपकी नीड क्या है, और इट डिपेंड्स ऑन कि आप एडवांटेज क्या लेना चाहते हैं, आपने किन पैरामीटर को बेस बनाया है अपने डिसीजन मेकिंग का। आपके जो पैरामीटर, समटाइम्स क्या होता है, क्लाइंट जो है वो टैक्स पर्सपेक्टिव में सोच रहा होता है सिर्फ, तो एक ही पैरामीटर हुआ उसका, एंड दैट इज टैक्स, कि मैं टैक्स सेविंग्स कैसे कर सकता हूं, तो फिर वो इस पैरामीटर को बेस बना के अपना मॉडल चूज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा पार्टनरशिप खोलनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, हमेशा कंपनी ओपन करनी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि भाई आपको कौन सा मॉडल सूट करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, सो ऑब्वियसली हर मॉडल की कुछ अपनी अच्छाई बुराई है। सोल प्रोप्राइटर, सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि सोल, क्योंकि मैंने कहा ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, सिर्फ समझने के लिए जरूरी है। सोल प्रोप्राइटर की कोई बिजनेस वैल्यू नहीं होती, कोई बिजनेस आइडेंटिटी नहीं होती, जो होता है वो पर्सन ही होता है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मैं आज एक रिटेल आउटलेट या एक शॉप ओपन कर लेता हूँ, तो शॉप के ऊपर यूजुअली, जैसे हम पाकिस्तान में बिजनेस में बरकत डालनी हो तो नाम रखा जाता है बिस्मिल्लाह स्टेशनरी स्टोर या माशाल्लाह स्टेशनरी स्टोर। ठीक है, उनको लगता है बिस्मिल्लाह और माशाल्लाह लगा के अंदर बेशक जुआ कराते रहो, बरकत पड़ती है। सो टेक्निकली इनफैक्ट वो इंडिविजुअल बिजनेस की, उस बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं है,
लीगैलिटी में उस बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि सिर्फ उस इंडिविजुअल की वैल्यू है, जो है उस इंडिविजुअल का है। क्या बात समझ आई? कोई एसेट्स हैं, कोई लायबिलिटीज हैं, वो उस इंडिविजुअल की हैं, बिजनेस के नाम पे कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरा मॉडल आता है पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप की मजे की बात है, इसकी भी लीगल आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती। द ओनली आइडेंटिटी दैट एग्जिस्ट इज ऑफ अ कंपनी। कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत डिटेल में अकाउंटिंग के पढ़ा होगा, अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में, जहां पे आगाज ही ऐसे होता है कि यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेपरेट लीगल पर्सन। तो लीगल पर्सन स्टेटस या लीगल आइडेंटिटी का मतलब है उस इंडिविजुअल की शनाख्त है, लीगल में, लीगल वैल्यूज में उसको एक पर्सन माना जा रहा है। अच्छा, ऑल दो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसको पर्सन माना जाता है। अच्छा, किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, वो उसके अपने एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटी, सब कुछ अपना अपना अलग अलग। मतलब मैं अगर कहूं मेरी एक कंपनी है, तो कंपनी की अपनी शनाख्त है, मेरी अपनी शनाख्त है। कंपनी की शनाख्त कैसे है? जिस तरह आज बहुत सी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, चलो एक आदि का मोटी का नाम ले लेता हूं, नेस्ले, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। अब नेस्ले से कौन नहीं वाकिफ, लेकिन नेस्ले इटसेल्फ अ कंपनी है, और ये कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। लीगल आइडेंटिटी की बात करता हूं, लीगल आइडेंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। सेपरेट का वर्ड का मतलब है सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूं उसने लिखा हुआ है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, तो बेटा वो कहना ये चाह रहा है कि इसकी अपनी आइडेंटिटी है। लॉ की नज़र में इसको कानूनी हैसियत हासिल है। कानूनी हैसियत का मतलब है इसके अपने नाम पे एसेट्स होंगे, इनके अपने नाम पे लायबिलिटीज होंगी। ये किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, कोई इसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये है आइडेंटिटी कि वो एक लीगल पर्सन है। ऑल्दो वो एक लीगल पर्सन जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट वो है लीगैलिटी में। और इस सेपरेट का वर्ड का मतलब ये होता है कि सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, यानी ऑनर डिफरेंट है और कंपनी डिफरेंट है। इसका मतलब नेस्ले पाकिस्तान के जितने लिमिटेड के जितने भी ऑनर्स हैं, वो सबकी अपनी आइडेंटिटी है और नेस्ले पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी है। पिछले दिनों नेस्ले पाकिस्तान का एक केस हुआ जिसमें उनके बेबी प्रोडक्ट की वजह से एक बेबी इन्फेंट्स की डेथ हुई। तो पेरेंट्स ने किस पे केस फाइल किया? क्या ऑनर्स पे? नहीं, उन्होंने कंपनी पे केस फाइल किया, नेस्ले पाकिस्तान पे केस फाइल किया, बिकॉज नेस्ले पाकिस्तान की अपनी लीगल आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो बस यही समझाना चाहता था। यही एक छोटी सी बात थी जिसका जिक्र जरूरी था कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, जबकि पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में अब डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनीज के केस में स्टैट्यूटरी लिमिटेशन आ ही जाती है लॉ की तरफ से कि आपने ऑडिट हर साल कराना है, ऑल्दो विद सर्टन लिमिटेशंस, विद सर्टन कैवियट्स कह लो, विद सर्टन कंडीशंस कह लो, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करते। आपको बस ये बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कराना मकसद था। तो मेरा इससे ज़्यादा इस टाइप्स ऑफ बिजनेस में कोई पर्पस अचीव करना नहीं था। सो हमने एक अचीव कर लिया कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास है, बाकी इसके अलावा किसी को भी लीगल आइडेंटिटी का दर्जा हासिल नहीं है। लो जी, आगे आते हैं। अच्छा, कंपनी के हवाले से एक छोटी सी बात और समझा दूं यहीं पे। कंपनी की बात करें तो बेटा इसके ऑनर्स हैं, उन्हीं ऑनर्स को आप अगर बात करें तो आप उनको शेयर होल्डर्स बोलते हो, उनको मेंबर्स ऑफ द कंपनी बोलते हो, ऐसा ही है। अच्छा, अब कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, बल्कि परमिशन है, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो। अगर मैं हमेशा एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूं कि अगर आप जेफ बेजोस की बात करते हो, आपके अमेजोन के जो ऑनर है, उसने आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ सर्विस उसने कहा लो जी, अब मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, पहले भी थे वैसे तो मैं अब अपनी जिंदगी रेस्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं, तो मैं कंपनी की मैनेजमेंट नहीं संभालूंगा, मैं ऑनर तो रहूंगा। एक बड़ी खूबसूरत चीज कंपनी के केस में एग्जिस्ट करती है कि यूजुअली इसके ऑनर जो हैं वो इसकी मैनेजमेंट से डिफरेंट हो जाते हैं। मैनेजमेंट, ऑनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट।
ये वर्ड अक्सर बोला जाता है, ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। यानी कंपनी के मालिक और हैं, चलाने वाले और हैं। ये लोग हैं मालिक और ये लोग हैं जो कंपनी के ऑपरेशन संभालते हैं, ऑपरेशंस को संभाल रहे होते हैं। लेकिन लॉ हरगिज किसी भी जुरिस्डिक्शन में ये ममानियत नहीं है या मना नहीं है कि ओनर जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते। भाई इजाजत है। मैंने कहा जेफ बेजोस की एग्जांपल दी कि 27 इयर्स वो कंपनी का मालिक भी था और कंपनी को चलाता भी था एज अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे कंपनी को रन करा था। तमाम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं वो कंपनी के बिहाफ पे ले रहा था। ठीक है, सो ऑनर भी था, मैनेजमेंट में भी था। लेकिन आफ्टर 27 ईयर उसे लगा यार बहुत हो गई नौकरी, क्योंकि सीईओ मोस्ट लाइक का एम्प्लॉई होता है, बेचारा सुबह से शाम तक जलील हो रहा होता है। बिकॉज जितनी भी भाग दौड़ है कंपनी के, जितने भी ऑपरेशंस मैटर्स हैं, जितने भी डे टू डे डिसीजन मेकिंग है, वो सब सीईओ कर रहा होता है। सो उसने कहा यार बहुत हो गया, उसने सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन किया and now he is only the owner of the company but not in the management of the company। अब चलाने वाले और हैं और ओनर्स हो रहे हैं। लाइकवाइज इन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो कि चलाने वाले भी वही लोग हैं जो मालकान हैं। जिस तरह निशात इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। निशात का ग्रुप जितना भी है, निशात चूनिया, निशात डेयरी, निशात पावर, मैं और भी मतलब कि शायद ये ख़त्म ही ना हो, इतनी लंबी लिस्ट है। सो ये जितने भी ग्रुप है ये सारे का सारा ओन्ड है एंड रन, ओन्ड एंड मैनेज कहना चाहिए, ओन्ड एंड मैनेज बाय द फैमिली। मंशा साहब की फैमिली, पूरी फैमिली उसी को रन भी कर रही है और ऑनर भी है। दूसरे ऑनर्स भी मौजूद हैं लेकिन ऑनर मैनेजमेंट में भी हैं। सो आपके पाकिस्तान के अंदर मैंने जैसा इंटरनेशनल एग्जांपल दी तो अमेजोन है आपके पास, और अगर आप लोकल एग्जांपल की बात करो तो निशात आपके पास बेस्ट एग्जांपल है जिसके ऑनर और मैनेजमेंट क्या है, सेम है। वो चाहे तो वो मैनेजमेंट की भागदौड़ किसी और को संभाल के दे, किसी और को देकर खुद जिंदगी में ऑनर के तौर पे रोल प्ले कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? सो यही बस एक मकसद समझाना था। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल करना है। सो मैनेजमेंट की भी ना लेयर्स हैं। ठीक है, यहीं पे एक छोटी सी बात और समझाऊं तो मैनेजमेंट की भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। मैं हायर मैनेजमेंट की बात करूंगा, ठीक है, जब भी बात करूंगा, क्योंकि वो हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं एक्चुअली। ठीक हो गया? सो सीईओ इनफैक्ट आपका क्या हो जाता है, आपका एम्प्लॉय कैटेगरी में ही चला जाता है। तो ये बातें हमारी डिस्कस होगी। मैंने बार बार क्लाइंट का मैनेजमेंट बोलना है तो अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। चलो जी, ये बात समझ आ गई, इसका मतलब हमारा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो गया टाइप्स ऑफ बिजनेस का। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन। लो जी, मैं अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन पे आता हूं, और इससे पहले कि मैं ये स्टडी करूं या रीड आउट करूं, मैं आपको कल वाली एक एग्जांपल यहां पे बस बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, ताकि आपको जरा समझ आए कि कल हमने जो पढ़ा था डेफिनेशन उसको एक्सप्रेस कैसे करती है। अगर आपको कल याद हो तो मैंने कहा था बेटे क्लाइंट है, या मैंने साथ ही एक वर्ड लिखा था मैनेजमेंट, क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्यों बनाती है? क्योंकि बैंक उनको बैंक से पास ट्रांजैक्शन करने जा रही है। बैंक ने कहा अच्छा तुम्हें लोन चाहिए तो ऐसा करो, सबसे पहले मुझे अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिखाते हैं? उन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू परफॉर्मेंस पता लगेगी बिजनेस की। ये उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और लेकर चले गए बैंक के पास। तो आपको याद होगा बैंक ने एक्सेप्ट नहीं की थी। बैंक ने कहा जाओ किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के पास और उससे अश्योरेंस रिपोर्ट लेकर आओ कि आपने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ये ट्रू एंड फेयर है। तो कल मैंने इस बात को ऐसे समझाया था कि फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या किया जाएगा, ऑडिट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाएगा, और ऑडिटर जो है वो जब रिपोर्ट इशू करेगा तो वो इनफैक्ट बैंक को जाके प्रेजेंट होगी वो रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा अभी वैसे वो बैंक को प्रेजेंट तो मैनेजमेंट ही करेगी, हम ऑडिट करके यूं कह लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा ऑडिट, और ऑडिटर जो है वो इसके ऊपर क्या इशू करेगा, अपनी ओपिनियन। और ओपिनियन क्या थी अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ट्रू एंड फेयर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है
किसने? मैनेजमेंट ने। और कल अगर आपको बात याद हो तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये परफॉर्मेंस शो बनाना, जो भी है बैलेंस शीट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स मैंने कल भी लिखे थे, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flow and notes to the account। इन चीजों को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी होगी? अब मैं क्लाइंट का वर्ड रिमूव करके बेटे मैनेजमेंट का वर्ड रहने दे रहा हूं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वो जिस मर्जी को दिखानी हो, हमारा मैटर नहीं है वो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और उसका ऑडिट कराना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ, ऑडिटर का काम क्या है कि वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है क्या ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। अच्छा बेटे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो किसी ना किसी तो बेंचमार्क को देख के बनाएगी ना, क्राइटेरिया को देख के। वो क्राइटेरिया या बेंचमार्क क्या हो सकता है? आसान लफ्जों में अगर बात करूं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बेस के ऊपर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं। ऐसे ही है, ये मैंने क्या लिखा? इंटरनेशनल, मेरे ख्याल है आप अकाउंटिंग के बच्चे हो, आपको आइडिया तो है ही। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की बेस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी। ये वो क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, या ये वो बेंचमार्क या वो गाइडलाइंस जिनकी बेस पे फाइनेंशियल बन रही है। तो फिर जब ऑडिटर आएगा और अपनी ओपिनियन देना चाहेगा, तो फिर बेटा ओपिनियन देते हुए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है या नहीं बनी, तो बहुत लॉजिकल सी बात है कि वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा इन दी लाइन ऑफ या इन दी गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय दी आईएफआरएस। बड़ी सिंपल सी बात है, फिर तो वो आईएफआरएस के मुताबिक उसको इवैल्यूएट करेगा। सो हमारे लिए इसका मतलब ये हुआ, ये आईएफआरएस जो है ये एक क्राइटेरिया का रोल प्ले करता है, ये एक बेंचमार्क का रोल प्ले करता है जिसकी बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, और फिर ऑडिटर उसी की बेस के ऊपर उसके साथ गाइडलाइंस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवैल्यूएट कर रहा है और उस पे ओपिनियन दे रहा है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर और नॉट। क्या बात समझ आई? सो इनफैक्ट ये एक प्रोसेस हो गया जिसमें हमने मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लगा दी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और ऑडिट कराए, ऑडिटर की जिम्मेदारी लगा दी कि वो ओपिनियन दे, और दोनों के पास एक क्राइटेरिया मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल बना रही है और ऑडिटर अपनी फाइनेंशियल उस बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है। सो जरा देखते हैं कि फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट है क्या। कहते हैं एन एंगेजमेंट इन विच अ petitioner aims। अब petitioner कौन है बेटा? ये जो ऑडिटर आ रहा है इसी का दूसरा नाम है, मैं एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं। बेटा ये ऑडिटर जो आ रहा है ये एक्चुअली इसी को petitioner बोला जा रहा है। ऑडिटर भी बोला जाता है और petitioner भी बोला जाता है। petitioner, लो जी, petitioner जो है वो कहता है an engagement in which a petitioner aim to obtain sufficient appropriate audit evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsible party about the subject matter information against the criteria। अब एक एक लाइन को मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ। जरा देखो, ये वो ऑडिटर जो है, जो ऑडिट करने आया है वो petitioner है। अब उसने ये ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, राइट? उसने ये ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, तो बेटा वो कैसे करेगा? वो एविडेंस इकट्ठा करेगा ना। वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहने लगा है कि ये बिल्कुल आईएफआरएस के मुताबिक बनी है, तो ये कहने से पहले उसके या लिखने से पहले उसके हाथ लड़स जाएंगे। वो कहेगा भाई मुझे पहले कोई एविडेंस तो दिखाओ जिसकी बिना पर मुझे ये यकीन हो जाए कि हाँ एसेट्स इतने थे, हाँ लायबिलिटीज इतनी ही थी, हाँ इनकम इतनी ही हुई है, एक्सपेंसेस खर्चे बिल्कुल इतने ही हैं, कहीं ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैनेजमेंट ने ये मिसलीडिंग फाइनेंशियल नहीं बनाई। क्या बातें समझ आ रही हैं? तो इन सब बातों को इवैल्यूएट करने के लिए उसे एविडेंस की जरूरत है। और बेटे एविडेंस जो है
सफिशिएंट, दो वर्ड लिखे हुए हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। बेटा इसमें जो वर्ड है ना सफिशिएंट एविडेंस, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो अप्रोप्रिएटनेस है ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्ड ऑडिटर कहेगा मुझे एक ऐसा एविडेंस दो जो सफिशिएंट भी हो, यानी इतना हैंडसम एविडेंस हो, और मतलब इन नंबर्स, और अप्रोप्रिएट भी हो, मींस क्वालिटेटिव भी हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। क्या बात समझ आ रही है? ऑडिटर कहेगा मुझे कोई एविडेंस दो पहले, ताकि मैं उस एविडेंस की बेस के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं। टेक्निकली यही उसने लिखा है, इन एंगेजमेंट, ऐसी एंगेजमेंट इन विच अ पिटिशनर एम्स टू ऑब्टेन sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion। उसी conclusion को opinion का express कर रहे हैं, opinion को conclusion भी बोल रहे हैं। Designed to enhance the degree of confidence of the intended user। Intended user कौन है बेटा? The whoever using the financial statement prepared by the management is the intended user। इस केस में हमारी एग्जांपल में कौन है intended user? ये बैंक intended user। बेटा ये यूजर कोई भी हो सकता है, खाली बैंक जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पब्लिक को भी तो इशू होती हैं, जनरल पब्लिक भी तो पढ़ती है, मेरे आपके जैसे लोग भी तो पढ़ते हैं। तो इंटेंडेड यूजर कोई भी हो सकता है, वो जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करनी है, दैट्स ऑल। सो वो कहते हैं डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन हुई फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी? ये मैनेजमेंट, इसी को बोल रहे हो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल, द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, कहता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? यही तो सब्जेक्ट है जो उस वक्त का डिस्कशन में चल रहा है, इसी को सब्जेक्ट बोल रहे हैं। और यही मैटर चूंकि अंडर डिस्कशन है, तो बेटा इसको सब्जेक्ट मैटर बोला जा रहा है। अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? ये IFRS। सो कहते हैं पिटिशनर का काम क्या है? कहता है पिटिशनर का काम ये है, ऑडिटर का काम ये है कि उसने ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए उसे एविडेंस चाहिए, एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्वांटिटेटिवली भी क्वालिटेटिवली भी। और एविडेंस मिलेगा तो वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, और वो ओपिनियन किसको कॉन्फिडेंस देगी? वो ओपिनियन एक्चुअली में उस बैंकर को, उस इंटेंडेड यूजर को कॉन्फिडेंस देगी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बनी है, क्योंकि एक ऑडिटर ने सर्टिफाई किया है, एक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी है। और इंटेंडेड यूजर किस बारे में कॉन्फिडेंस लेवल में आ जाएगा? इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में। ठीक है, इंटेंडेड यूजर अदर देन द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस देने अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट आ क्राइटेरिया। सो इस ओपिनियन का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने यूजर्स को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक कॉन्फिडेंस दे दें कि ये अगेंस्ट द क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक बनी हुई है। और मैंने जितना कहा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। एंड दो चीजें होती हैं, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी होता है क्राइटेरिया। अब यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो एप्लीकेबल लॉ इन दैट कंट्री भी आपका क्राइटेरिया होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पैरामीटर्स के ऊपर बन रही होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एंड दूसरी चीज होती है एप्लीकेबल लॉ इन दैट कंट्री, जिसकी आप ऑडिट की बात कर रहे हो। उस कंट्री के अंदर जो लॉ है एप्लीकेबल, जो कि डील करता है कंपनीज एक्ट से, जो कंपनी से डील करता है, या यूं कहूं जो भी रेलेवेंट बिजनेस है उससे डील करता है। सो कंपनी की बजाय, वैसे कंपनी लिखना चाहिए, लेकिन कंपनी की बजाय मैं अब यहां पे कह देता हूं जो भी बिजनेस है, अभी आसानी के लिए, जो भी बिजनेस से डील कर रहा है। यूजुअली अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट डील करता होगा, तो उसकी बात कर रहा हूं। सो बेटे अब तक की हमने डेफिनेशन को एक्सप्रेस किया कि एक ऐसी एंगेजमेंट जिसके अंदर
एक petitioner अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है और ओपिनियन वो एक्सप्रेस करता है बेस्ड ऑन द एविडेंस। ओपिनियन से क्या होता है, इंटेंडेड यूजर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। क्या कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये क्राइटेरिया के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त बनी है। और हम देखो, हम बीइंग जब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, हम मैनेजमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, बल्कि किसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, इस इंटेंडेड यूजर को। यही बात उसने लिखी है कि हम इनहैंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, हम कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी की बात नहीं कर रहे हम, उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा रहे, उसने तो बनाई है फाइनेंशियल, हम तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं उस यूजर का जिसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करनी है। इज दैट क्लियर? सो अगर ये सारा कहानी समझ आ गई है, जो इतना रायता मैंने फैलाया है, तो अगर आप गौर करो तो हम लोगों ने ये वाला एरिया भी पढ़ लिया। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके। अब आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। तो एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, उसी में से तो एलिमेंट्स निकाले। ये सारे जो रेड मैंने लिखे हैं ये एलिमेंट्स ही तो हैं। petitioner, sufficient evidence, conclusion, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। ये बात जरा समझाता हूं, जरा ये देखो इस सारी कहानी में कितने लोग हो गए। पहला बंदा ये हो गया रिस्पॉन्सिबल पार्टी, दूसरा इंटेंडेड यूजर, तीसरा आपका ऑडिटर या petitioner। तो इसको बोलते हैं कि एक ऑडिट जो होता है यूजुअली ये थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, दूसरा आपके पास petitioner होता है और तीसरी आपका इंटेंडेड यूजर। और ये जितनी भी ऑडिट कराया जाता है ये इस यूजर को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है इसने जो बनाया है, परफॉर्मेंस दिखाई है, ये ट्रू एंड फेयर है। सो इसलिए ऑडिट को थ्री पार्टी रिलेशनशिप बोला जाता है। देन उसी डेफिनेशन में से देखो सब्जेक्ट मैटर का वर्ड निकाल लिया। हमारे केस में सब्जेक्ट मैटर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आखिर में क्राइटेरिया, जैसा मैंने कहा ये सब्जेक्ट मैटर जो बना होगा ये अगेंस्ट अ क्राइटेरिया बना होगा और अगेंस्ट इसी क्राइटेरिया के ही इवैल्यूएट हो रहा होगा। ये भाई याद रखना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है कि शायद बनाते हुए क्राइटेरिया और है और इवैल्यूएट करते हुए और है। ऐसा नहीं है। आपने जिस क्राइटेरिया पे बीइंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, आपने जिस क्राइटेरिया पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसका ऑडिट भी उसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट होगा। यानी जिस बेंचमार्क को सामने रख के तुम्हारी फाइनेंशियल बनी है उसी बेंचमार्क को सामने रख के ऑडिटर ने उसका ऑडिट करना है या petitioner ने उसका ऑडिट करना है। क्या बात समझ आई? सो क्राइटेरिया दो होते हैं यूजुअली, एक तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और दूसरा एप्लीकेबल लॉ इन दैट कंट्री। तो इसके साथ ही हमारा तीसरा एलिमेंट भी मुकम्मल हो गया, एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल। तो ये जो सारे मैंने अभी लिस्ट डाउन किए ये तमाम क्या हैं, आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो ये इन्हीं को एलिमेंट्स बोला जाता है। इज दैट क्लियर? अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो देन अब मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जाने लगा हूं एंड दैट इज लेवल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, लेवल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब यहां पे पहली चीज वही वाली कल वाली बात रिकॉल करवाता हूं कि हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशन गैप। ये कॉमनली यहां पे पाया जाता है इस स्टेज के ऊपर, लेवल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के कि लेवल को किस लेवल की आपको सर्विस चाहिए। कल अगर आपको याद हो तो बैंकर ने उन मेरे क्लाइंट को बोला कि हमें ऑडिट करवा के दें, जबकि क्लाइंट को मैं समझाया नहीं ऑडिट का स्कोप तो बहुत बड़ा है, आप रिव्यू करा लें। बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड कर जाता है कि उसे चाहिए क्या है, उसे किस लेवल की सर्विस चाहिए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम वो जो पहली इनिशियल मीटिंग होती है विद द क्लाइंट, जिससे मैंने इस बाकायदा इस लेक्चर का आगाज किया, इस सब्जेक्ट का आगाज किया, वो इनिशियल मीटिंग थी। उस इनिशियल मीटिंग में फिर हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझें। पहले प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं जिसका बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। उस मीटिंग में हम ये जज करते हैं अच्छा इसको चाहिए क्या है, इसको खुद भी नहीं पता, ये ढक्कन है, इसको क्या चाहिए हम बताते हैं। तो फिर हम उसे बताते हैं भाई तुझे ये नहीं चाहिए, ये लेने जाएगा ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह दुकान पे जाओ तो दुकानदार अक्सर कहता है सर आप ये चीज़ ना लें, ये वाली लें, ये ज़्यादा पायदार है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम भी उसे सिखाते हैं कि कौन सी सर्विसेज जो हैं या कौन से लेवल की सर्विस तुझे चाहिए।
सो हमारी जो पहली मिसअंडरस्टैंडिंग क्लाइंट के साथ क्रिएट होती है, क्लाइंट ये समझता है कि जब मैं किसी प्रैक्टिशनर को बुलाता हूँ और उसे कहता हूँ कि मुझे ओपिनियन एक्सप्रेस कर दो, किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मुझे एक ओपिनियन दे दो, तो ये जब आएगा ये 100% एग्जामिनेशन करेगा, ये हर चीज देखेगा, ये हर इची बिची हर वाउचर देखेगा। भाई प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। कैसे? देखो, एक कंपनी है जिसके अंदर पूरे साल में 12 ट्रांजैक्शन हुई, बड़ा आसान काम है ना, 12 इनवॉइसेस देख लेना, ठीक है। अभी तो देखो मैं किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैं कंप्रीहेंसिव इनकम में से एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं और वो है सेल्स। मैं कह रहा हूं सेल अज्यूम करो 12 ट्रांजैक्शन हुई, तो क्या करना है, टोटल 12 वाउचर देखने हैं। लेकिन अगर अब मैं कहूं कि एक ऐसी कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर जो है से वो 10 बिलियन, जो कि कॉमनली पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज मौजूद हैं, इंटरनेशनली तो शायद बिलियन डॉलर्स की बात करें लोकली मैं बिलियन रुपीस की बात कर लेता हूं, तो बिलियन रुपीस है उसका 10 बिलियन। कॉमनली एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है लार्ज साइज की कैटेगरी में वो 10 बिलियन के अराउंड रेवेन्यू जो है। अब 10 बिलियन की जब आप इनवॉइसेस निकालोगे ना, सेल इनवॉइसेस की इन्होंने कितनी, तो आपको रियलाइज होगा कि एक एक महीने में 2-2, 2,500 हजार सेल इनवॉइस है। तो अगर मैं कहूं रफली चलें 2000, हालांकि 2000 होती नहीं है, 3-4 हजार के ऊपर सेल इनवॉइस चल रही होती है, अज्यूम करें 2000 की सेल इनवॉइस है, इसका मतलब हुआ 2000 अगर सेल इनवॉइस है तो मल्टीप्लाई 12 महीने है, तो अब अगर जब तुम ऑडिट करने जाओगे तो 24,000 सेल इनवॉइसेस जो हैं आपके सामने लाके क्लाइंट रख देगा कि ये पूरा स्टोर रूम है, इसमें इनवॉइसेस ही पड़ी हैं, जहां कूदें इसके अंदर और जो दिल करता है आप करें। मेरी बात समझ आ रही है? अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 24,000 इनवॉइस एक एक करके देखो, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें टाइम मिलता है, फॉर एग्जांपल लॉ भी टाइम इतना कम देता है, वैसे तो चलो छोड़ो, क्लाइंट आपको कहता है 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते में ऑडिट खत्म करें। ओ भाई 2 हफ्ते के अंदर मुझे 24,000 खाली इनवॉइस करके दिखाओ। हालांकि इनवॉइस क्या है, मैंने किसी चीज को नहीं छेड़ा, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, नोट्स हैं, मैंने कंप्रीहेंसिव इनकम का सिर्फ एक एलिमेंट पकड़ा है। अभी तो एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट है, जहां पे 10 बिलियन की बेटा सेल होगी ना, वहां पे कम से कम 4-5 बिलियन के एक्सपेंसेस भी होंगे रफली, ठीक है। तो एक्सपेंसेस भी तो फिर उतने ही ज्यादा होंगे, अगर इनवॉइसेस इतनी ज्यादा हैं तो एक्सपेंस तो उससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि इनवॉइस तो छोटे छोटे से भी होते हैं। 1000 रुपए का भी एक्सपेंस हुआ तो वो रिकॉर्ड तो होना है, तो 1000 रुपए की भी तो एक बिल जनरेट होना है, उसका भी तो एक वॉचर बनना है। बात समझ आ रही है? सो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं होता, टाइम लिमिटेशन की वजह से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक क्या कहलाती है मैं उस टेक्निक की तरफ आता हूं। हम उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग, मैं यहां से ये रिमूव कर रहा हूं जी, सिर्फ इसी चीज से जान छुड़ाने के लिए, जान छुड़ाने नहीं, खैर अच्छे तरीके से करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं सैंपलिंग टेक्निक। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, सैंपलिंग टेक्निक। मतलब आप सैंपल सेलेक्ट कर लेते हो, आप कहते हो 24,000 इनवॉइस नहीं देखूंगा, मैं इसका से 10% लूं तो 240 इनवॉइसेस, मैं 240 इनवॉइस देखूंगा और उसमें से डिटरमिन कर लूंगा कि कंपनी कितने पानी में है। 240 इनवॉइस देख के आइडिया लगा लूंगा कोई खुर्द-बुर्द तो नहीं है, कोई ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई फेक इनवॉइस तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट इनवॉइस तो नहीं है, क्या जेन्युइन कस्टमर्स हैं या जस्ट अपनी बिजनेस को बेहतर तरीके से शो कराने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्या सेल इनवॉइस के पीछे ऑर्डर भी मौजूद है या नहीं है। सो मैं जितनी भी वैल्यूएशन करनी है, मैं 240, यानी मैंने रफली एक नंबर लिया है 10% का, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, मैंने इसलिए इसका सिर्फ 10% ले लिया। सो 240 इनवॉइसेस देख के मैं 2400 के ऊपर ओपिनियन पास करूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं 240 का सैंपल पकड़ूंगा, उसकी बेस पे एक रिजल्ट बनाऊंगा, अगर तो रिजल्ट अच्छा है तो 2400 का रिजल्ट अच्छा है। क्या बात समझ आई? इसकी मैंने इसका सिंपली 10% लिया, 240 इनवॉइसेस देखी, 240 का रिजल्ट अगर अच्छा है तो समझ लो 2400 का भी अच्छा है, और अगर 240 में रिजल्ट खराब है तो फिर 2400 का रिजल्ट भी खराब ही आना है।
इसे बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। मतलब हम रिजल्ट्स को एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जो रिजल्ट यहाँ पे अचीव होता है उसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये गंदगी है तो समझ लो वो पूरा गंदगी का ढेर ही है। बात समझ आई? अगर यहाँ पे 2 फ्रॉड मिल गए हैं तो समझ लो 2400 में और फ्रॉड मिलेंगे। सो हम एक टेक्निक का इस्तेमाल किया मैंने, अभी मैं इस टेक्निक पे बात नहीं कर रहा बहुत डिटेल में क्योंकि ये बहुत आगे की बात है कि सैंपल कैसे सिलेक्ट होता है, सैंपल सिलेक्ट करते हुए सैंपल का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी टेक्निक अवेलेबल है, रैंडम सैम्पलिंग है, ब्लॉक सैम्पलिंग है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स जो कि हम सैम्पलिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड परमिशन देता है या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है, अभी तो सिर्फ मकसद ये बताना था कि 240 इनवॉइस देख के 2400 पे ओपिनियन। लाइकवाइज एक्सपेंसेस के केस में भी हम सैम्पलिंग करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं हम सैंपल सिलेक्शन का जहां जहां जरूरत पड़ती है हम सहारा ले लेते हैं। अब उस सैंपल सिलेक्शन से हुआ क्या यार, तुमने 2400 इनवॉइसेस की जगह 24,000 इनवॉइस की जगह 240 इनवॉइसेस देखी हैं और ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो पूरे पे, तो कैसे श्योरिटी के साथ ओपिनियन दे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तुम एब्सोल्युटली इंश्योर कर ही नहीं सकते। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब है 100% एश्योरेंस। नहीं दे सकता भाई, मैंने सारा चेक ही नहीं किया, मेरे पास टाइम ही नहीं है चेक करने का, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरे पास और लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से मैं 100% चेक कर ही नहीं सका। तो जब 100% देख नहीं सका तो 100% ओपिनियन कैसे दे दूं? सो क्लाइंट यूजुअली समटाइम्स हमारे साथ जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है या क्लाइंट की एक एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि शायद ऑडिटर आया है, ये 100% एग्जामिनेशन करेगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है, ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यानी 100% एश्योरेंस ऑडिटर नहीं दे सकता ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। और इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या हैं? अब मैं इसी के साथ साथ इस टॉपिक को लिंक कर रहा हूं, इनहेरेंट लिमिटेशन को। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस यानी वो छुपी हुई लिमिटेशंस जो एक ऑडिट का हिस्सा हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेंगी। जितना क्लाइंट कॉम्प्लेक्स होता जाएगा लिमिटेशंस उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। यानी वो फैक्टर, वो मुकाम जहां पे पर जलते हैं, अब उससे आगे आप नहीं जा सकते, मजबूरी है, आप ना चाहते हुए भी उन लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशंस क्रिएट हो जाती हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकते। तो एश्योरेंस 100% नहीं हो सकती। सो एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम नहीं देते किसी भी सूरत में जनाब। तो पहली रीजन कि इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व एस्टिमेट, जजमेंट एंड अनसर्टेनिटीज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। बेटा देखो एस्टिमेट्स क्या हैं? मैं आसान लफ्जों में हमेशा कहता होता हूं तुक्के, मैनेजमेंट के अंदाजे, अंदाजे ही है ना। मैनेजमेंट कहती है हमने सेल की है, हमने एंट्री पास की, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, हमने कहा जी सेल हो गई, रिसीवेबल है 100 रुपए का, क्लाइंट कहता है ना 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 मेरा अंदाजा है 100 रुपया नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा? 10 रुपए बैड डेट हो जाएंगे, 10 रुपए उधारिये जो हैं भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे, मर जाएंगे। कमेटी निकलनी है जुम्मे को, जुम्मे रात को कमेटी वाली माई निकल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो पॉइंट इज वो 10 रुपए नहीं आने, ये अंदाजा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट जिसे आप बोलते हो, या बैड डेट एक्सपेंस जिसे आप प्रोविजन बोल लो। अब प्रोविजन, क्योंकि एस्टिमेट की बात करें तो प्रोविजन इज एन एस्टिमेट। आप कहते हो 10 रुपए के क्लाइंट छोड़ जाएंगे, क्या हकीकत में ऐसा ही होगा? नहीं, हो सकता है 8 रुपए के छोड़ के जाएं, हो सकता है 3 रुपए के छोड़ के जाएं, बाकी 97 रुपए आ जाएं। तो ये एस्टिमेट है। एक्चुअल रिजल्ट में डिफर फ्रॉम द एस्टिमेट, क्योंकि एस्टिमेट तो अंदाजा है, एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुमने 10 का अंदाजा लगाया था, हरामखोर ज्यादा निकले, वो 20 हो गए, वो 20 रुपए नहीं तुम्हें देखे गए, तुम्हारे सिर्फ 80 रुपए रिकवर हुए हैं, 20 रुपीज का इम्पेयर, सॉरी बैड डेट हो गया। सो समझाना ये चाह रहा हूं कि ये रीजंस हैं, एस्टिमेट्स, जजमेंट, अनसर्टेनिटीज, जिसकी वजह से 100% ऑडिट तो हो नहीं सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो हो नहीं सकती। भाई अंदाजे पे क्या एश्योरेंस दूं मैं? अंदाजा है, मैनेजमेंट का है, मैं उस पर क्या ओपिनियन दूं? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन, वही बात, 2 हफ्ते में खत्म करो ऑडिट, 3 हफ्ते में खत्म करो ऑडिट। कॉस्ट लिमिटेशन, और भाई कितने बच्चे, देखो मैं अगर ऑडिट टीम भेजता हूं, हर बच्चे की एक रिसोर्स की एक कॉस्ट है। अब उस कॉस्ट को मैंने क्लाइंट की फीस में से ही माइनस करना है ना। मुझे क्लाइंट एक पैसे देता है, सपोज 1 लाख रुपया, मैंने वहां पे 2 स्टूडेंट्स डिप्यूट कर दिए। अब 2 स्टूडेंट्स का से मैं कहूं कि मैं उनको एक अमाउंट पे कर रहा हूं, से अज्यूमिंग 50,000 रुपीज पर मंथ, तो मैं चाहूंगा कि वो 1 महीने में काम खत्म करके वापस आ जाए ताकि 50,000 मुझे भी बचे। और अगर मैंने क्लाइंट पे ही 3 महीने बच्चे बैठा दिए
तो उन बच्चों को जो मैंने पे किया वो तो 1.5 लाख रुपया है, और क्लाइंट ने कितनी फीस देनी है, 1 लाख रुपया। तो पल्ले से 50,000 कौन देता है? मेरी पुफी का मुंडा थोड़ी है कि मैं 50,000 पल्ले से दे दूं। सो टेक्निकली कॉस्ट लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन, ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम 100% एग्जामिनेशन के ऊपर नहीं जाते। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इसे इनहेरेंट लिमिटेशन बोलते हैं, द एम्बेडेड, छुपी हुई। फिर ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन द ऑडिटर जजमेंट दैट मे बी रॉन्ग। अच्छा, ये अभी बात बहुत टेक्निकल हो जाएगी, अभी जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, मैं आगे चलता हूं। कंपनी स्टाफ में नॉट बी कोऑपरेटिव इन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। बड़ी प्यारी बात, आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, ठीक है, विल लेके बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, या फिर जानबूझकर आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। कहीं ये ना हो कि आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की तो आपने कुछ पकड़ लेना है, और आपने पकड़ लिया तो हमारे गले का तोक बन जाएगा। सो टेक्निकली वो आपसे कॉपरेट ही नहीं करते, आप डाटा मांग मांग के थक जाते हो। भाई ऑडिट तो तभी करोगे ना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंडरलाइंग डाटा जो है या सपोर्टिंग डाटा आपको मिलेगा। तो जब क्लाइंट डाटा ही नहीं दे रहा तो ऑडिट कहां से करोगे? देन आता है जी लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ये भी कुछ है, ये लिमिटेशंस हैं क्या? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। भाई ये क्लाइंट ने यहां से सेल छुपा ली है, आपको बताई ही नहीं, सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं की, बारों बार सेल कर दी है, सिस्टम में कुछ डाला ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि सेल हुई है? इसका मतलब है कंप्लीटनेस के ऊपर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। बेटे देखो, मैं अगर दुकान पे बैठ के 10 लाख रुपए की सेल करता हूं तो वो तो सारे रिकॉर्ड्स में आ रही है, लेकिन अगर मैं चुपके से जाके बाहर से किसी को 1.5-2 लाख का माल दे आता हूं और उससे कैश ले लेता हूं, वो बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि कोई सेल इससे ज्यादा भी है? नहीं पता चल सकती। ये स्कोप लिमिट, ये ह्यूमन लिमिटेशन है। ऑडिटर इससे आगे जाएगा नहीं, उसे पता ही नहीं चलना कि कंप्लीट हुई है नहीं हुई, सेल पूरी है नहीं है, एक्सपेंस पूरे हैं नहीं है, पता नहीं चलता। सो इस वजह से हम लोग 100% तब भी एश्योरेंस नहीं दे सकते। ऑडिटर लिमिटेशन ऑफ लीगल पावर टू सर्च। भाई देखो, हम इवैल्यूएशन करने आ रहे हैं, ओपिनियन देने आ रहे हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। और हम कोई लीगल बंदे थोड़ी हैं कि हमें कोर्ट ने कहा जाके इनकी इन्वेस्टिगेशन करके आओ। वो इन्वेस्टिगेशन असाइनमेंट और चीज होती है जिसके अंदर आपके पास लीगल पावर होती है कि फूलाफाली लगाओ, हर चीज ढूंढो, जहां पे इन्होंने छुपा के रखी हुई है वो सारी चीजें ढूंढ के निकालो। भाई हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट बना के दे रही है और कह रही है कि ये मेरी परफॉर्मेंस है, मेरा काम ये है कि मैंने रिव्यू करके बताना है, मैंने एश्योरेंस देनी है कि क्या वाकई ही ये परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं। मेरा काम हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करता फिरूं कि अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ चोरी हुई है, ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। सो फ्रॉड, अच्छा तो इसलिए लीगल पावर नहीं है मेरे पास, पावर टू सर्च ऐसी कोई पावर नहीं है, इसलिए मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। ये वो सब रीजंस हैं एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि जिनकी बिना पर मैं 100% या एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। अच्छा जी, फ्रॉड इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स एंड सीनियर मैनेजमेंट दैट वुड बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। अच्छा, जब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं तो याद रखिएगा बेटा, जो फ्रॉड कर रहा है वो अपनी तरफ से अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करके कोशिश करता है कि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो जब वो ऐसा प्लान करता है ना, तो मैनेजमेंट ऐसा जब प्लान कर रही होती है कि वो फ्रॉड करना चाहती है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो बेटा वो फ्रॉड को फिर छुपाने के लिए हर पॉसिबल एक्टिविटी करती है ताकि अगर ऑडिटर इसको पकड़ के निकालना भी जाए फ्रॉड तो उससे आसानी से पकड़ा ना जाए। तो बेटा जब ऐसी एक्टिविटीज हो रही होती है ना मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर उस केस में 100% या एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं फ्रॉड एक्टिविटी को फ्रॉडुलेंट, अच्छा फ्रॉड डिटेक्ट करना मेरा काम भी नहीं है। हाँ, कोई हत्या आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन डिडक्शन ऑफ फ्रॉड इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रॉड क्या डिडक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा चलो उस पर बाद में बात करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट है जी, फ्रॉड को डिडक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। और फिजिकल, देखो एक होता है फिजिकल फ्रॉड, ये है न्यूमेरिकल फ्रॉड। इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज को ऐसे घुमाया जाता है, मैं इसको हमेशा यूं कहता हूं कि जब कंपनी की इंटेंशन होती है या मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है
कि जब कंपनीज की इंटेंशन होती है कि वो फ्रॉड कमिट करना चाहती हैं तो वो सबसे बेस्ट इस्तेमाल करती हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का सहारा लेती हैं। फिर वो एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में एंट्री को ऐसे पास ऑन करते हैं, ऐसे डेबिट क्रेडिट से खेलते हैं कि एक ऑडिटर जब शुरू से ट्रेस करना शुरू करता है, वो जब तक आखिर तक पहुंचता है उस ट्रेस करता करता उसको पहला बात ही भूल गई होती है कि कहां से स्टार्ट किया था। और ये बहुत रियलिटी है। हाँ, अब एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं आपके माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 ने इस प्रॉब्लम का और ईवाई के पास जो मैं ईवाई की बात कर लेता हूँ क्योंकि लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऑडिट सॉफ्टवेयर में जो उन्होंने फाइनेंशियल एनालिसिस और माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट उन्होंने एम्बेड किए हैं अपने ऑडिट सॉफ्टवेयर के साथ, वो किसी हद तक अब ह्यूमन इस लिमिटेशन को ओवरकम करती हैं कि वो आपको उस कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में से निकाल के कुछ ना कुछ दे देती हैं। अदरवाइज बीइंग इंडिविजुअल विदाउट अ हेल्प ऑफ एआई आप उसको वर्कआउट करना चाहो कि इसमें कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आप जो ही ट्रेस करना शुरू करते हो तो बिलीव करो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, आप पहली ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हो, जब छठी सातवीं पे पहुंचते हो तो भूल चुका होता है कि पहली स्टार्ट कहाँ से की थी। तो टेक्निकली वो इस तरह कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट का प्ले किया जाता है कि वो आप कर ही नहीं पाते कंफर्म कि क्या ये सही है, क्या बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। और आखिरी चीज, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इस बात को समझने से पहले हमें जस्ट अ मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। ओके जी, सो मैं एक छोटी सी इमरजेंसी की वजह से क्लास को कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे आके हमने स्टॉप लगा दिया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया बेटे, इनहेरेंट लिमिटेशंस भी डिस्कस कर ली, इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट मैं काट देता हूँ कि ये हमने आज की क्लास में कंक्लूड नहीं किया ड्यू टू माय लिमिटेशन। सो इंशाल्लाह यहीं से आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला सबको सहायता फरमाए। थैंक यू।